नमस्कार। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास ये हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया पीडीएफ के कुछ हिस्से हैं जो हमें सल्तनत काल से मुगल साम्राज्य और दक्षिण भारत के राज्यों तक ले जाते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद है इस दौर के जो अहम राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव है उनकी नब्ज पकड़ना। हाँ, मतलब कैसे साम्राज्य बने, कैसे बिखरे। जी। और प्रशासन के नए तरीके कैसे आए और अलग अलग संस्कृतियों के बीच कैसा तालमेल रहा या टकराव हुआ। ये सिर्फ तारीखें नहीं है। सही कहा। उस युग की धड़कन को समझने की कोशिश है ये। बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी से कुछ खास बातें निकालते हैं। जैसे ये दस्तावेज बताते हैं कि ये दौर सिर्फ दिल्ली के आसपास ही नहीं घूमता था। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। उत्तर में सल्तनत थी, फिर मुगल आए, लेकिन दक्षिण में भी तो चोल और विजयनगर जैसे शक्तिशाली राज्य थे। बिल्कुल थे। और उनकी अपनी अलग पहचान थी, अपना प्रशासन, अपनी संस्कृति, सत्ता के कई केंद्र थे और शक्ति वो लगातार बदल रही थी। और प्रशासन की बात चली है तो मुगलों की वो मनसबदारी प्रथा वो काफी अनोखी लगती है। हाँ, बहुत अनोखी थी। और ये सिर्फ सेना तक ही नहीं थी, बल्कि पूरे प्रशासन के कह सकते हैं रीढ़ थी। अच्छा। जी। इसमें जात रैंक होता था जो व्यक्तिगत हैसियत दिखाता था, और सवार रैंक जिससे पता चलता था कितने घुड़सवार रखने। और वेतन वो कैसे मिलता था? वेतन या तो नकद मिलता था या फिर जागीर के रूप में, मतलब जमीन का राजस्व वसूलने का अधिकार। ये सम्राट को सीधे अपने अधिकारियों से जोड़ता था। इसी सिलसिले में अकबर की नीतियां भी काफी ध्यान खींचती हैं, जैसे राजपूतों के साथ उनके रिश्ते। हाँ, वैवाहिक संबंध बनाना, जैसे राजा भारमल की बेटी से शादी। और मानसिंह जैसे राजपूतों को ऊंचे मनसब देना, 7,000 का रैंक। जी। और साथ ही उनकी सुलेह कुल की नीति, यानी सबके लिए शांति। बिल्कुल, जिसके तहत उन्होंने जजिया और तीर्थयात्रा कर हटा दिए थे। ये सिर्फ उदारता नहीं थी। नहीं, ये तो साम्राज्य को मजबूती देने की एक सोची समझी रणनीति लगती है। हाँ, दिखाता है कि वो अलग अलग समुदायों को साथ लेकर चलने की अहमियत समझ रहे थे। लेकिन फिर औरंगजेब के दौर में हमें थोड़ी अलग तस्वीर दिखती है। हाँ, दस्तावेजों में जिक्र है कि जजिया कर 1679 में फिर से लगा दिया गया। जी। और कुछ मंदिरों को तोड़ने के आदेश भी दिए गए। बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर, इनका जिक्र आता है। लेकिन यहाँ एक क्या कहते हैं विरोधाभास सा है। हाँ। क्योंकि इन्हीं दस्तावेजों में ये भी है कि इन कदमों के बावजूद औरंगजेब के शासन के बाद वाले हिस्से में हिंदू मनसबदारों की संख्या कम नहीं हुई, बल्कि शाहजहां के समय से भी ज्यादा हो गई थी। बिल्कुल सही। और उनमें मराठों की अच्छी खासी तादाद थी। तो फिर इन नीतियों का मकसद क्या था? क्या ये धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक था? मतलब मराठों और राजपूतों के विरोध को दबाना या उलेमाओं को खुश करना? ये विरोधाभास ही महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि नीतियों के पीछे की मंशा और उनके असल नतीजे वो हमेशा सीधे सीधे नहीं होते। हो सकता है उद्देश्य राजनीतिक या वैचारिक रहा हो, लेकिन इनसे हिंदुओं में बेचैनी तो जरूर फैली। ये शासकों की नीतियों की जटिलता दिखाता है। अच्छा, राजनीति से हटकर अगर संस्कृति की बात करें तो वहां भी काफी कुछ चल रहा था। हाँ, बिल्कुल। सूफी और भक्ति संत जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती, कबीर, नानक, नामदेव। जी, इन सब ने ईश्वर प्रेम, सामाजिक बराबरी और आडंबरों के विरोध पर जोर दिया। और इसका असर सिर्फ समाज पर नहीं बल्कि भाषाओं पर भी पड़ा ना। हाँ, हिंदी, बंगाली जैसी स्थानीय भाषाएं, हाँ, उनको बहुत बढ़ावा मिला। और ये मेलजोल हमें वास्तुकला में भी साफ दिखता है, जैसे कुतुब मीनार परिसर। हाँ, या बाद में ताजमहल। इनमें तुर्क, ईरानी और भारतीय शैलियों का एक सुंदर मिश्रण है। और साहित्य में भी ऐसा ही आदान प्रदान हुआ। बिल्कुल। संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ और फारसी रचनाओं का संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं में। अच्छा, जैसे कश्मीर में ज़ैनुल आबिदीन के समय। जी। और दिल्ली में फिरोज तुगलक के समय भी। अमीर खुसरो जैसे कवि तो खुद को हिंदवी यानी हिंदी में लिखने वाला बताते हुए गर्व महसूस करते थे। वाह। अच्छा, अर्थव्यवस्था की बात करें तो व्यापार वो भी तो काफी बड़ा था। हाँ, जमीन और समंदर दोनों रास्तों से भारतीय कपड़े की मांग तो पूरी एशियाई दुनिया में थी। और वो एक बात आती है कि भारत
उस समय सोना चांदी का सिंक बन गया था। मतलब कीमती धातुएं यहाँ आती तो बहुत थीं, पर यहाँ से बाहर कम जाती थी। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। और इसी दौर में फिर यूरोपीय व्यापारी भी आने लगे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज। जी बिल्कुल। और इस बढ़ते व्यापार और मजबूत प्रशासन ने शहरों के विकास में भी बहुत मदद की। दिल्ली, आगरा, लाहौर, अहमदाबाद, ये सब बड़े केंद्र बन गए। हाँ, व्यापारिक और प्रशासनिक दोनों तरह के केंद्र। और शेरशाह सूरी जैसे शासकों ने तो सड़कों और सरायों का जाल बिछाकर व्यापार को और आसान बनाया था। ये शहरीकरण का एक अहम दौर था। तो कुल मिलाकर देखें तो मध्यकालीन भारत सिर्फ लड़ाइयों और राजवंशों की कहानी नहीं है। ये तो एक बहुत ही जटिल ताना बाना है। हाँ, जिसमें टकराव भी हैं और मेलजोल भी। प्रशासन में नए प्रयोग हुए, संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, अर्थव्यवस्था बदली, बहुत कुछ हुआ। जी, और अंत में एक सवाल जो ये स्रोत हमारे सामने रखते हैं वो सोचने वाला है। क्या? कि इतनी सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि के बावजूद भारत कुछ तकनीकी क्षेत्रों में, खासकर नौसेना और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे मामलों में यूरोप से पीछे क्यों नजर आता है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या इसकी वजह शासक वर्ग की प्राथमिकताएं थीं या समाज की बनावट ने ही नई खोजों को धीमा कर दिया? और क्या यही तकनीकी अंतर आगे चलकर यूरोपीय शक्तियों के लिए रास्ता आसान कर गया? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर और गहराई से सोचा जा सकता है और खोजबीन की जा सकती है।